गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। न्यू लाइट नीट में आपका स्वागत है। और बेटा आज हम लोग री नीट का पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं और आशा है कि आप लोगों का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हुआ होगा और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि हमें अपने सिंह सर का संकल्प जो है पूरा करना है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। इसलिए चलिए बेटा इसी संकल्प के साथ, सिंह सर के इसी सपने के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, एसेसर रीजन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि द आइसोथर्मल कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सर्टेन पॉइंट, और रीजन उसका दिया है द एडियाबेटिक चेंजेस जनरली टेक्स प्लेस रैपिडली। तो बेटा पहला देखिए, पहला है कि द आइसोथर्मल कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सर्टेन पॉइंट। तो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टी क्या होता है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टी क्या होता है, टी जो है हमारा कांस्टेंट होता है। और चूंकि टी हमारा कांस्टेंट होता है यानी कि पीवी भी क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और जब पीवी कांस्टेंट है तो यानी कि जब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी कि पी बढ़ेगा तो वी घटेगा और वी घटेगा तो पी बढ़ेगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल सी बात है। अब वो कह रहा है कि नेवर इंटरसेक्ट, तो अगर ये इंटरसेक्ट करें, हमारा जो ग्राफ आता है आइसोथर्मल का इस तरह से आता है। ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट करें, तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे दोनों ग्राफ तो क्या होगा, इस तरह से आएगा हमारा, इस तरह से ग्राफ आएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, v और p क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और v और p सेम नहीं हो सकता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो हमारा पहला असर्जन है कि आइसोथर्मल कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये तो बिल्कुल सही है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब जो है हमारा, हम लोग रीजन देखते हैं। रीजन है हमारा द एडियाबेटिक चेंजेस जनरली टेक प्लेस रैपिडली। तो बेटा एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक में होता है आपका डेल्टा क्यू क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। अगर हमारा प्रोसेस जो है स्लो है, अगर हमारा प्रोसेस जो है स्लो कर रहा है तो क्या होगा, वो हीट एब्जॉर्ब भी करेगा और हीट जो है रिलीज भी करेगा। और हीट एब्जॉर्ब करेगा और हीट रिलीज करेगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारा Q0 नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होगा, हमारा जो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा वो रैपिडली ही फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा रीजन भी जो है बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारा जो है असर्जन रीजन जो है दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा असर्जन है वो रीजन को करेक्टली जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन देखते हैं बेटा। ऑप्शन हमारा है इफ बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। ये तो बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा ये तो ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा है इफ बोथ असर्जन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। ठीक है, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। तो बेटा हमारा यही ऑप्शन सही होगा कि हमारा जो हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ सेकेंड पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। किसी सेकेंड पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड होता है। और फिर उसने दूसरा दिया है हमारा स्टेटमेंट दैट इट टेक्स प्रेसिसली 1 सेकेंड टू मूव बिटवीन 2 एक्सट्रीम पोजीशंस। वो बोल रहा है कि 2 एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचने में वो कम से कम 1 सेकेंड लगता है, उसको 1 सेकेंड लेता है। ठीक है बेटा, तो पहला तो हमारा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सेकेंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड नहीं होता। ठीक है, और नंबर 2 हमारा क्या है कि जैसे हमारा पेंडुलम है, यहाँ पे हमारी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे हमारी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारी पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये हमारी नेगेटिव एक्सट्रीम है। अगर तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे, जब पेंडुलम इस तरफ जाएगा, ठीक है, एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ गया, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ गया, फिर यहाँ पे आया। ठीक है, तो बेटा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया पूरा, यानी कि यहाँ से यहाँ गया, तो अगर वो 2 सेकेंड उसका टाइम पीरियड है तो यहाँ पे उसको हाफ सेकेंड लगा, और यहाँ से यहाँ आने में भी हाफ सेकेंड लगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड तो लगेगा ही। ठीक है, 2 एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में कितना सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। तो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या है, बिल्कुल सही है, इट टेक्स प्रेसिसली 1 सेकेंड टू मूव बिटवीन 2 एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये बेटा हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा आंसर जो है सही होगा, हमारा फर्स्ट है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो बेटा हमारा सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, सेकेंड की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट 1 हमारा जो है करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 हमारा
सॉरी स्टेटमेंट 1 हमारा फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा पूछ रहा है कि इनमें से डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, इन सब में क्या है, किनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा हमें पता है अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करें या हम डायामैग्नेटिक की बात करें तो क्या होता है, अगर डी ऑर्बिटल लें बेटा हम, अगर हम डी ऑर्बिटल ले रहे हैं तो हमने देखा है इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हम डायामैग्नेटिक की बात करें तो सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे, पेयर्ड होते हैं, सभी क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। अगर हम डाया की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम पैरा की बात कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, सभी जो ऑर्बिट्स हैं वो हमारी फुल नहीं होंगी, कुछ फुल होंगी, कुछ नहीं फुल होंगी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें सारी ऑर्बिट्स फुल हैं और इसमें कुछ फुल है और कुछ फुल नहीं है। ठीक है, तो बेटा देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से किसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप बोलोगे पैरामैग्नेटिक में नहीं होते, तो बेटा कुछ दो पेयर्ड होते हैं, ठीक है, सब नहीं होते लेकिन कुछ तो पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक भी, डायमैग्नेटिक में भी होती है, पैरामैग्नेटिक में भी होते हैं, फेरोमैग्नेटिक में भी होते हैं। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्या पेयर्ड किसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑल ऑफ दिस, इन सभी में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिप्रेजेंट नॉर गेट। तो इतने सारे गेट्स हमें दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इसमें नॉर गेट कौन सा है। तो बेटा नॉर का मतलब हम लोग जानते हैं, नॉट प्लस और ही मिलकर क्या बनाता है, नॉर, यानी कि नॉर गेट क्या होता है आपका, नॉट गेट प्लस और गेट। ठीक है, तो हम जो गिवन हमें फिगर्स हैं उसमें हम देखते हैं किसमें नॉट और का कॉम्बिनेशन है। तो जब हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, ये और गेट है और ये हमारा नॉट गेट है। यहाँ पर तो हमारा क्या है, और नॉट का कॉम्बिनेशन है, तो ये तो हमारा सही हो गया, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बाकी हम देख लेते हैं, तो ये तो खुद नॉर है और ये नॉट है, तो ये भी नहीं होगा, ये केवल और है और ये केवल नॉट है, तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, और एंड नॉट नॉर गेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वी शुड। ठीक है, अगर हम करंट सेंसिटिविटी क्या है बढ़ा रहे हैं गैल्वेनोमीटर पे, तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, डिक्रीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, इंक्रीज टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्पाइरल स्प्रिंग्स, और नन ऑफ द अबव। बेटा हम लोग जानते हैं करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, होता है हमारा यहाँ पर NAB/C, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, B है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और C क्या है आपका टॉर्जनल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो इसने पहला दिया कि डिक्रीज द नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल। अगर हमारा करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो बोल रहा है कि जो है डिक्रीज होंगे नंबर ऑफ कॉइल। तो अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कॉइल भी क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए, या नंबर ऑफ कॉइल इंक्रीज होंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अगर एरिया हमारा बढ़ेगा तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। तो बोल रहा है कि डिक्रीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, तो डिक्रीज तो नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हुआ, दूसरा भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा है इंक्रीज द टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्पाइरल स्प्रिंग। अगर C इंक्रीज हो जाएगा तो करंट ये क्या हो जाएगी, करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें करंट सेंसिटिविटी क्या चाहिए, इंक्रीज चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन की तरफ ही हम जाएंगे, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा छठा है, अ थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. वन ऑफ इट्स फेसेस इज नाउ silvered and for an object placed at the distance u in front of it, the image coincide with the object. ठीक है, the value of u is, वो बोल रहा है एक तुम्हारे पास थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस का है 1.5. वन ऑफ द इट्स फेसेस इज नाउ सिल्वर्ड, उसकी एक फेस को हमने क्या कर दिया है, सिल्वर कर दिया है। और फिर बोल रहा है एंड फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द डिस्टेंस u, और ऑब्जेक्ट जो है आपका
यू डिस्टेंस पर उसने रख दिया। फिर बोल रहा है इन फ्रंट ऑफ इट द इमेज कॉन्साइड विद द ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो वहीं पे बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ यू, तो यू की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है कि यू की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पर क्या है, वो बोल रहा है इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है और एक उसके जो है फेस को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर कोई बेटा लेंस है और उसके एक फेस को क्या कर रहे हैं, सिल्वर कर रहे हैं। तो ऐसे हमने माना कि एक फेस को सिल्वर कर दे रहे हैं, तो हमारा जो लेंस है जो जिसको हम लोग इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है, एक फेस को सिल्वर कर दे रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है और एक कॉनकेव मिरर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को इस मतलब इमेज को ध्यान में रख के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब बेटा क्या है हमारा, वो बोल रहा है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें तो इसका रेडियस कर्वेचर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें, एफ तो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा बेटा, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है आपका म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है बेटा। जब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो म्यू माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1, ठीक है। 1/f की जगह हो जाएगा आपका 10 और 1/r, तो मतलब 1/r होगा r1 और दूसरा क्या है नेगेटिव साइन है इधर, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो 1/r। तो आ जाएगा यहाँ पे आपका 1/10 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r। जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा तो r की वैल्यू हमारी आ रही है 10 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 10 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इमेज जो है वहीं बन रही है जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, वहीं पे कॉन्साइड कर रही है। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो बेटा अगर हम पहले देखें कि इमेज हमारी इमेज की क्या वैल्यू है, ठीक है, v की हमारी क्या वैल्यू है, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। जब इस तरफ लाएंगे तो 1/f, f की वैल्यू बेटा कितनी हमें दी हुई है 10 और u की वैल्यू हमसे पूछी गई, हमें नहीं पता, और v, ठीक है। तो बेटा इसको जब हमने एलसीएम लिया तो आया हमारा 10u और 10 प्लस u बराबर 1/v। तो v की वैल्यू बच्चा आई हमारे पास 10u अपॉन 10 प्लस u, ये तो हमारे पास आ गई v की वैल्यू, ठीक है। हमने v की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है वहीं पे हमारी इमेज बन रही है। तो ऐसा मिरर में किस कंडीशन में बेटा होता है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हो और वहीं पे इमेज बन रही हो, ठीक है। कब होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे रखा हो, हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखा होता है तभी उसी पॉइंट पर हमारी क्या बनती है इमेज बनती है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो है रेस क्या होती है रिट्रेस हो जाती हैं, ठीक है। तो जब रेस हमारी रिट्रेस हो जा रही है, हमारा जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पे बन रही है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो यानी कि जो v है वो आपका किसके बराबर होगा, v आपका r के बराबर होगा। तो v की वैल्यू बेटा आई है यहाँ पे 10u अपॉन 10 प्लस u बराबर होगा आपका r के। r मतलब हम लोग इस तरफ ले रहे हैं तो r हमारा क्या होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पर 10u अपॉन 10 प्लस u, r की वैल्यू हमारी निकली है 10 तो माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10u बराबर माइनस 100 प्लस 10, ठीक है, सॉरी माइनस 10 माइनस u माइनस 100 माइनस 10u। तो बेटा 10u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10u यहाँ पर है, 10u माइनस का है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20u इज इक्वल टू बच्चा आएगा यहाँ पे माइनस 100, यानी कि u बराबर आ जाएगा माइनस 100/20, यानी कि आपका आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो u बराबर आपका आ गया -5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा 2 बिल्कुल करेक्ट है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द विथ ऑफ द रिवर इज 60 सेंटीमीटर। ये जो रिवर है इसकी जो विथ है वो आपको 60 सेंटीमीटर दी हुई है। क्या दी हुई है 60 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और वो बोल रहा है 60 सेंटीमीटर अ स्विमर वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर सच दैट ही रीचेस फ्रॉम द A to B डायरेक्टली। वो क्या करता है, वो A से B डायरेक्टली जाना चाहता है। पॉइंट B इज
45 मीटर अहेड ऑफ द लाइन AC, यानी कि जो आपकी ये जो दूरी है ये हमारी क्या है 45 मीटर है। फिर बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द रिवर एज्यूम स्पीड ऑफ रिवर एंड स्पीड ऑफ स्विमर एज इक्वल। अच्छा, जो स्विमर की स्पीड है और जो रिवर की स्पीड है दोनों ही इक्वल है, अगर उसकी स्पीड v है तो दूसरे की भी v ही होगी, ठीक है। स्विमर मस्ट ट्राई टू स्विम एट एंगल थीटा विद लाइन AC, वैल्यू ऑफ थीटा। और स्विमर क्या है, यहाँ थीटा एंगल से स्विम करना चाहता है, ठीक है, तो इस थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बेटा, बिल्कुल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 45 और ये दूरी दी है हमें 60, और क्या कहते हैं इन दोनों के बीच का एंगल बच्चा हमें निकालते हैं, ठीक है। इनका एंगल निकालेंगे तो ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हुआ, तो tan थीटा बच्चा क्या निकलेगा यहाँ पर, tan थीटा बेटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 60 अपॉन आपका आया 45, तो बेटा हमारा यहाँ पे आ गया 4/3, ठीक है। परपेंडिकुलर बेटा 45 होगा क्योंकि हमारा ये है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे 45/60, यानी कि आया हमारा 3/4 tan थीटा। 3/4 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है बेटा 37 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 37 डिग्री यानी कि जो एंगल आया हमारा, ये हमारा क्या आया 37 डिग्री। अगर ये 37 है तो ये पूरा एंगल जो है हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे क्या करना है बेटा, वो बोल रहा है कि स्विमर की स्पीड और जो हमारी रिवर की स्पीड है वो सेम है। तो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, वेक्टर में हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स हमारे क्या हैं इक्वल हैं, अगर ये भी v है ये भी v है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो सेंटर से एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा सेंटर से। तो ऐसा जब ऐसी कंडीशन हमें पता ही है कि दोनों क्या है, रिवर की भी वेलोसिटी सेम है, रिवर की भी वेलोसिटी सेम है और स्विमर की भी वेलोसिटी हमारी क्या है सेम है, तो बेटा ये दोनों क्या है आपस में क्या हो जाएगा यहाँ पे बाइसेक्टर एंगल जो होगा एंगल बाइसेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, हम लोग लिख सकते हैं कि आपका 90, ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 53 डिग्री के, ठीक है। एंगल बाइसेक्ट है यहाँ पर, तो 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 106 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 106 डिग्री माइनस 90, यानी कि आपका हो जाएगा 16 डिग्री। यानी कि उसको कितने एंगल से जाना है, वो वैल्यू ऑफ थीटा कितनी होगी हमारी 16 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही है 16 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द फिगर शोज द इंस्टेंटेनियस प्रोफाइल ऑफ द रोप कैरिंग अ प्रोग्रेसिव वेव मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, देन देन आपको पहला कंडीशन दिया है द फेज एट ए इज ग्रेटर देन फेज एट बी, द फेज एट बी इज ग्रेटर देन फेज एट ए इज मूविंग अपवर्ड, बी इज मूविंग अपवर्ड। तो बेटा पहले तो हमें दो चीज़ें यहाँ इसमें याद रखनी है, पहले तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है। दो चीज़ों में क्या है आपका, पहली चीज़ है आपकी बेटा कि ध्यान रखें इसको, द वेव ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फिर क्या है बेटा देयरफॉर पॉइंट्स लाइंग leftward are always ahead in the phase। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि पार्टिकल वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा, माइनस वेव स्पीड इनटू आपका स्लोप, ठीक है बेटा। ये दो चीज़ें याद रखनी, यही इसके दो की कंसेप्ट हैं। देखो पहला तो हमारा ये देखें कि अगर हम इसका स्लोप देखें, अगर इनका स्लोप देखें तो इसका स्लोप ये है और बी का स्लोप
ये, तो इसका स्लोप क्या है, ऊपर की तरफ है, स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव है। अगर ए का स्लोप क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम देखें इसकी पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, तो पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ ए की पार्टिकल वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी आपकी, माइनस वेव स्पीड इनटू स्लोप। तो स्लोप हमारी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारी पार्टिकल वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है ना। और इसका स्लोप क्या है, बी का स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ बी इज पॉजिटिव। पार्टिकल वेलोसिटी बी की क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर पार्टिकल वेलोसिटी ए आपकी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, ए हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ए क्या होगा हमारा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और अगर आपकी जो पार्टिकल वेलोसिटी बी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा बी जो होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा, पी क्या होगा, अपवर्ड होगा। और दूसरा हमारा है कि द वे ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयरफॉर पॉइंट लाइंग लेफ्टवर्ड ऑलवेज हेड द फेस, ऑलवेज हेड इन द फेस। मतलब अगर वेव आपकी क्या है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, तो जो उसके पीछे के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, आगे की तरफ चलेंगे, यानी कि उनका फेज हमेशा क्या होगा, आगे की तरफ होगा। ठीक है, तो चलिए इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन देखते हैं। तो पहला है हमारा पॉइंट, द फेज एट ए इज ग्रेटर देन फेज एट बी। पहला ऑप्शन हमारा है ए एंड सी, तो ए एंड सी चेक करो पहले। ए है हमारा द फेज एट ए इज ग्रेटर देन फेज बी, हाँ ए तो हमारा सही है। दूसरा क्या है, सी है ए इज मूविंग अपवर्ड, तो बेटा ए तो हमारा क्या मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये तो हमारा गड़बड़ हो गया। दूसरा हमारा क्या है, ए है हमारा द फेज एट ए इज ग्रेटर देन फेज एट बी, हाँ ये तो हमारा सही है। और दूसरा हमारा क्या है, डी क्या है हमारा, बी इज मूविंग अपवर्ड, तो हाँ बी हमारा अपवर्ड जा रहा है, यानी कि हमारा यही ऑप्शन सही होगा, ए एंड डी। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स आर 9i एंड i रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज पाई। ठीक है बेटा, हम जानते हैं i जो है आपका रिजल्टेंट जो होगा क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 आपका बेटा यहाँ पे हो जाएगा cos 5। तो cos 5 आपको क्या दिया हुआ है, उसने पाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे i1 की वैल्यू दी है उसने 9i, और यहाँ पे i2 की वैल्यू दी है उसने i, और 2 यहाँ पे हो जाएगा 9i इंटू i, और cos 5 हमें दिया है उसने पाई, तो cos पाई की वैल्यू होती है बेटा कितनी होती है, -1 होती है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा हमारा 10i माइनस 2, और ये हमारा 9i है और i है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9i स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा हमारा 3i इंटू 3i, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि cos पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 10i माइनस 6i इज इक्वल टू 4i। तो हमारा आंसर क्या आ गया, रिजल्टेंट हमारी क्या आया, इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 4i। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है हमारा द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट इन एन AC सर्किट of frequency f and given by V is equal to 5 cos omega t volts and I 2 sin omega t amperes, the power dissipated in the instrument is। तो बेटा आपने जो है आपको फ्रिक्वेंसी दे रहा है, आपको V दे रहा है, तो उसने V आपको क्या दिया है, V is equal to 5 cos omega t, और I उसने दिया है 2 sin omega t, और आपको पावर डिसिपेटेड बता रहा है, यानी कि पावर डिसिपेटेड क्या होता है, IRMS इंटू VRMS इंटू cos 5। ठीक है बेटा, तो हमारा पहला V उसने हमको दिया है 5 cos ओमेगा t, तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर साइन के फंक्शन में लिखें साइन 90 या ओमेगा t प्लस 90, यानी कि जो हमारा फेज आया, फेज हमारा क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, और आई हमको क्या दिया हुआ है, आई उसने हमें दिया है 2 साइन ओमेगा टी। तो बेटा आई उसने 2 साइन ओमेगा टी दिया है, और उसने वी जो है
5 cos ओमेगा दिया है, तो हमने साइन में जब इसको चेंज किया तो हमारा फेस क्या आया, 90 डिग्री आया, ठीक है। और cos 90 की वैल्यू बच्चा क्या होती है, 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर हम लोग जब 90 डिग्री एंगल पुट करेंगे तो सबसे जो है मल्टीप्लाई होगा 0 का, तो P हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही होगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, सी जो है वेलोसिटी है लाइट की, जी आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और ई आपका चार्ज है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू। तो इनमें से कौन सा रिलेशन उसका सही आएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो बेटा क्या करते हैं हम, जो L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका बच्चा, C की पावर A, G की पावर B और एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर C, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें G का डायमेंशन पता होना चाहिए, इसका डायमेंशन पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा Q1 Q2 तो हमारे चार्ज हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हो तो हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, यानी कि E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर किसके आ जाएगा बेटा, F इंटू R स्क्वायर के। तो F की वैल्यू है हमारी MLT-2 और R की वैल्यू है हमारी L2। तो हमारा क्या आया यहाँ पे, ML3T-2 किसकी आई हमारी डायमेंशन, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरी चीज़ हमारा G, तो F इज इक्वल टू होता है बेटा G M1 M2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो हमें निकालनी है G की डायमेंशन, तो G हो जाएगा हमारा F R स्क्वायर अपॉन M, और ये भी M है मास है, तो M स्क्वायर हो जाएगा। F की होती है बेटा MLT-2 और इसकी होती है L2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका मास हो जाएगा M2, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करें, तो आ जाएगा हमारा M-1 L3T-2, ठीक है। तो G का डायमेंशन आया हमारा M-1 L3T-2 और हमारा इसका डायमेंशन आया बच्चा ML3T-2, ठीक है। अब हमारा तीसरा डायमेंशन हमारा क्या है, C क्या है, वेलोसिटी है, तो LT-1 हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो हम पहले डायमेंशन लिख लेते हैं। तो पहला डायमेंशन E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आया बच्चा ML3T-2 और दूसरा हमारा आया G का M-1 L3T-2, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो L C की बेटा डायमेंशन LT-1 की पावर A और बेटा G की डायमेंशन है M-1 L3T-2 की पावर आपकी हो गई B, और ये जो है हमारा इसकी डायमेंशन है ML3T-2 की पावर आपकी हो गई यहाँ पर C, ठीक है। तो बेटा आप सॉल्व करते हैं, तो क्या आया हमारा, L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू दी पावर A प्लस 3B प्लस 3C, ठीक है। T देखते हैं, तो T की पावर -A आया और T की पावर आया -2B, यहाँ पे T की पावर आया -2C, ठीक है। अगर M देखें तो हमारा M है यहाँ पर, M हमारा बेटा M क्या आया हमारा, M की पावर यहाँ पे आई M की पावर -B और यहाँ पे है I प्लस C। तो बेटा हमारी इक्वेशंस बन गई हैं। अगर हम इस तरफ से इसको क्या करें, L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम जो है कंपेयर करें तो A प्लस 3B प्लस 3C किसके बराबर है, 1 के, -A -2B -2C किसके बराबर है, 0 के, और -B प्लस C किसके बराबर है बेटा, हमारा
m की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, ठीक है। तो बेटा जब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारी c की वैल्यू आ रही है -2 और हमारी a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हाफ, और जो हमारी b की वैल्यू आ रही है वो भी हमारी क्या आ रही है, हाफ। ठीक है, इस तरह से ना लिख करके डायरेक्ट हम करते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए। तो हमारी जो a हमारा क्या है, a हमारा c है। ठीक है, तो a की जो वैल्यू आ रही है, जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटी -2, बेटा -2, और g हमारा b है, जो g की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी हाफ, और जो हमारी t है, जो हमारा e²/4πε0 है उसकी भी वैल्यू आ रही है हमारी 1/2। तो बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो जब ये वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू हमारे किस फॉर्मूले पर फिट बैठ रही है, ये देखिए। तो हम देख रहे हैं कि सारे फॉर्मूले जब हमने देखे तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है 1/c² GE²/4πε0, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें c की पावर क्या हो जाएगी -2, g की पावर हाफ, और e²/4πε0 की पावर भी क्या है, हाफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 12 क्या है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस आर 5 माइक्रोफेरेड चार्ज टू पोटेंशियल 2 किलोवोल्ट एंड 1 किलोवोल्ट respectively. The negative ends are connected together. When the positive end are also connected together, the loss of energy of the system is. तो बेटा हम लोग जानते हैं loss of the energy of the system का क्या फॉर्मूला होता है, loss of energy is equal to half C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। चलिए बेटा जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। बोल रहा है 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, 5 है। तो हाफ C की वैल्यू हमारी 5 इंटू 5 इंटू बेटा पावर माइक्रोफेरेड में है तो इसकी भी 10 टू द पावर -6, इसकी भी 10 टू द पावर -6, तो 10 टू द पावर -12 हो गई अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि 5 + 5 इंटू 10 टू द पावर -6, और V हमारा क्या दिया है 2 किलोवोल्ट और 1 किलोवोल्ट। तो यहाँ पर बेटा हमारा क्या हो जाए V2 माइनस V1 कर लेते हैं, या कुछ भी कर लो, स्क्वायर होके क्या हो जाएगा आपका प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 माइनस 1000 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 25 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू आया आपका 1000, यहाँ पे आया 1000 का आपका आया स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग पावर वाइज इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आया, आंसर हमारा क्या आएगा सॉल्व होकर बेटा, आएगा हमारा 1.25 जूल। क्या आएगा हमारा 1.25 जूल। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 1.25 जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है हमारा, एनर्जी रिलीज इन द फिजन ऑफ द सिंगल यूरेनियम न्यूक्लियस इज 200 जो है मिलीवोल्ट, 200 MeV आपको दी हुई है। द फिजन रेट ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस के लिए फुल रिएक्टर ऑपरेटिंग एट द पावर लेवल 5 वॉट, आपको पावर लेवल 5 वॉट दिया हुआ है और वो आपसे फिजन रेट पूछ रहा है और आपको एनर्जी दी है। तो बेटा एनर्जी आपको उसने दे रहा है 200 MeV, और बेटा आपको पावर दे रहा है वो 5 वॉट, और बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, वो फिजन रेट पूछ रहा है। तो हम जानते हैं क्या होता है, P = होता है NE, तो N हमें निकालना है, N = होगा आपका P/E, पावर है आपकी 5 और E है आपका 200 MeV, यानी कि 200 MeV 10 टू द पावर 6 इंटू E की 1.9 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर के हमारा जो है आंसर आएगा बेटा, हमारा आंसर आएगा 1.56 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स।
या पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 1.56 इंटू 10⁻11 सेकेंड। ठीक है, सॉरी 11 पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेट पोटेंशियल मे बी 0 ऑन द ए बी एट पॉइंट्स एक्सपेक्ट दिया हुआ, आपने कितना दिया हुआ है? इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो बेटा क्या है, हमारे जो पोटेंशियल होता है ना वो हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो उसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन दिए हैं वो दिया है बिटवीन ए एंड बी ओनली, लेफ्ट ऑफ ए ओनली, राइट ऑफ बी ओनली, बोथ 1 and 3। तो लेफ्ट ऑफ ए मतलब डायरेक्शन तो मैटर नहीं कर रही ना बेटा, तो लेफ्ट जा रहा है कि वो राइट जा रहा है हमें इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो उसमें होती ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा और 1 और 3 तो हमारा सही नहीं है, तो ये भी गया। तो पहला हमारा क्या है? बिटवीन ए एंड बी ओनली। तो कब जीरो होगी हमारी? ए और बी के बीच में जीरो होगी, तो बिटवीन ए एंड बी ओनली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू एयर अ फॉलिंग बॉडी फेसेस आर रेजिस्टिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? its effective downwards acceleration is reduced and is given by a is equal to g minus k v square where k is equal to 0.002 meter inverse the terminal velocity of the falling body। बेटा terminal velocity क्या होती है? हमारी वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है और हमारा एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, और एक पॉइंट पर क्या होता है? हमारा एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाता है। जब हमारा एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाता है तो हमारी जो हमारे बॉडी है वो क्या करेगी? वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जिस पॉइंट पर हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो हमारी जो इक्वेशन दी है उसने वो दी है a इज इक्वल टू जी माइनस के वी स्क्वायर, यानी a0 जी माइनस के वी स्क्वायर। तो बेटा आया हमारा के वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी, तो वी स्क्वायर आ गया हमारा जी अपॉन के। ठीक है बेटा, जी हमारा आएगा 9.8 और के हमारा दिया है उसने 0.002। ठीक है, तो हम पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, यहाँ पे क्या आया आपका? तो 0 से 0 कटा, यहाँ पर हमारा 2 से गया 49। तो हमारा आया यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू आया बेटा 4900। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4900 का स्क्वायर, यानी कि आया हमारा 70 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, 70 मीटर पर सेकेंड। चलिए बेटा अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से आपको सर जो है डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर आइए प्लीज कंटिन्यू करिए आके। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से आपकी इस FST 05 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। होपफुली आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट इंसुलेटिंग शीट्स हैविंग इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा इंटरसेक्ट एट राइट एंगल the magnitude of electric field at any point in the space। किसी भी पॉइंट पर स्पेस पे बताना है। देखो बेटा, हमने सपोज करो हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पर अगर हम पॉजिटिव शीट की बात करें, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, जिसको मैंने E1 वेक्टर से लिख दिया। सपोज ये वाली एक्सिस हमारी x एक्सिस है और ये वाली एक्सिस हमारी y एक्सिस है। x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हमारा i कैप है, y के अलॉन्ग हमारा यूनिट वेक्टर j कैप के इक्वल है। अब देखिए, अगर E1 की बात करें तो बेटा ये हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का i कैप हो जाएगा। अगर इस P पॉइंट पर, ये जो हमने P पॉइंट लिया है, अगर इस P पॉइंट पर इस नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस तरह से इसको अगर हम E2 वेक्टर से लिखें तो बेटा E2 वेक्टर की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का j कैप हो जाएगी। हमसे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा गया। देखो ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मॉड ऑफ E1 है वो इक्वल है मॉड ऑफ E2 के, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है।
तो अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वो बेटा किसी भी एक का मैग्नीट्यूड टाइम्स √2 हो जाएगा, चाहे E1 √2 लिख दो, चाहे E2 √2 लिख दो। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट √2 के, यानी कि सिग्मा अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो ये है, इफ हाफ एरिया ऑफ द एपर्चर ऑफ ए लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास कोई भी एक लेंस ले लेते हैं, सपोज ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। अगर यहीं पर बात करें, इस तरह से लाइट रेज आ रही थी, बहुत सारी लाइट रेज आ रही थी। अगर हम देखें तो ये जाकर यहां पर किसी पॉइंट पर ऐसे फोकस होंगी, तो यहां पर कोई इमेज बनेगी आपकी आई, ये इमेज बनेगी। अब देखो मान लो इन्होंने कहा है कि जो लेंस है इसके हाफ पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है, इसके हाफ पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है। मतलब सपोज हमने इस पोर्शन को, नीचे वाले पोर्शन को हमने कवर कर दिया ब्लैक पेपर के साथ। तो अब देखो नीचे वाली रेज तो वहां पर फोकस होंगी नहीं, ऐसे लाइट रे आएगी, ऐसे लाइट रे आएगी, ये इस तरह से जाकर कहीं पर बनेगी जाकर, तो यहां पर बनेगी बेटा तुम्हारी इमेज आई। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ रेज रिड्यूस हो गई आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो यहां पर जो हमारी इमेज बनेगी उस इमेज की इंटेंसिटी आधी रह जाएगी। तो ये डिसअपियर वाला गलत हो गया, रिमेन्स ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड गलत हो गया, हैव इट्स साइज रिड्यूस टू हाफ, साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हैव इट्स इंटेंसिटी रिड्यूस टू हाफ, इसकी इंटेंसिटी बेटा आपकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, व्हाट इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और करंट को इंक्रीज करता है, वोल्टेज को रिड्यूस करता है, करंट को इंक्रीज करता है। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली इसमें करंट हमारी इंक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। In a traveling wave, y equal to 0.1 sin pi x minus 330t plus 2 pi by 3, the phase difference between x1 equal to 3 मीटर and x2 equal to 3.5 मीटर के बीच का फेज डिफरेंस बताना है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई, वो इक्वल होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स के। तो पाथ डिफरेंस गिवन है 0.5 मीटर, 3.5 माइनस 3 से निकाल लेंगे। अब हमें 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस के फाई के साथ। तो बेटा जब कंपेयर कर रहे हो तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो k की वैल्यू है वो आपकी पाई के इक्वल है, और ये जो k है हमारा, यही हमारा 2 पाई बाई लैम्डा होता है, यानी 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू हमारी पाई के इक्वल आ गई। तो अगर हम यहां से फेज डिफरेंस की बात करें तो जो हमारा फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई वो हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा की जगह पाई, पाथ डिफरेंस हो जाएगा 3.5 माइनस का 3, यानी ये हो जाएगा 0.5 पाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू बेटा पाई बाई 2 के इक्वल आएगी। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये है, an element delta L equal to delta x I cap is placed at the origin and carries a large current I equal to 10 ampere। ठीक है, अच्छी बात है। What is the magnitude of magnetic field on the y axis at a distance of 0.5 मीटर, delta x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बायो सेवर्ट्स लॉ से हमने पढ़ा था बेटा कि जो हमारा इस बी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसको मैं डीबी से लिखूं या डेल्टा बी से या सिंपली बी से लिखूं, तो इसकी वैल्यू बेटा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एक्स साइन थीटा अपॉन, अगर ये डिस्टेंस आर है तो अपॉन का आर स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमारी 10⁻⁻7 होती है, करंट 10 एम्पियर है, डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा हमारा साइन 90 डिग्री हो गया,
डीएल इस डायरेक्शन में है, आर इधर है, डीएल और आर के बीच का एंगल लेंगे तो ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे, आर दे रखा 0.5 तो ये बेटा 0.25 हो जाएगा इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे आप जब इसको तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, देखिए ध्यान से, -7 और -2 -9, एक पावर यहां से चली जाएगी, sin 91 होता है तो ये 1 अपॉन 0.25 इंटू 10⁻⁻⁻ का 8 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻8 या 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला इसकी वैल्यू आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द स्टील बार 1 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया when subjected to a pull of 1.5 into 10⁻⁴ न्यूटन। देखो हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कि जो यंग्स मॉडुलस है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस, यानी कि स्ट्रेस को हम लोग फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं, और स्ट्रेन हो गया इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमसे पूछा गया है इलोंगेशन बताना है, यानी डेल्टा एल की वैल्यू बतानी है बेटा, तो ये एफ इंटू एल अपॉन यंग्स मॉडुलस टाइम्स एरिया हो जाएगा। एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, लेंथ दे रखी है आपको 1 मीटर, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। डेल और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बेटा गिवन है 2 इंटू 10⁻11। सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻³ बचेगा, यानी 0.5 इंटू 10⁻³ बचेगा, तो इसकी वैल्यू 0.5 मिलीमीटर के इक्वल आएगी। तो देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। 21वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आप सभी ने बिल्कुल सही किया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे दिख रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए टाइम डिपेंडेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू KT एक्ट्स ऑन द ब्लॉक। ठीक है, K की वैल्यू दे रखी 2 न्यूटन पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन एट टाइम t इक्वल 2 सेकेंड। देखो भैया, जैसे आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का जो मास है वो गिवन है कि 4 kg के इक्वल है। आपने इस पे टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल टू KT अप्लाई किया है। इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नीचे की तरफ 4G लगेगा। इस डायरेक्शन में बेटा इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो जरा हम देखते हैं कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, F। तो F की वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमम, तो बेटा वो म्यू टाइम्स एन से, म्यू की वैल्यू दे रखी 0.2, नॉर्मल रिएक्शन है 4, जी की वैल्यू है 10, यानी ये इक्वल आ गया बेटा 8 न्यूटन के मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है। अब देखते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फोर्स कितना है। तो एट t इक्वल टू, अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो k की वैल्यू 2 न्यूटन पर सेकेंड है, इंटू 2 कर देंगे तो ये 4 न्यूटन हो जाएगी। अब देखो अप्लाइड फोर्स हमारा 4 न्यूटन है और रोकने वाला फोर्स 8 न्यूटन है, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। हम जानते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है नेचर में। तो इस समय, जिस समय हमने 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, उस समय इस ब्लॉक पे लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो आपका 4 न्यूटन के इक्वल होगा, राइट, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन तक जा सकती है। क्लियर हो गया सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए सभी लोग, स्टेटमेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है। In photoelectric effect, on increasing the intensity of light, both the number of electrons emitted and kinetic energy of each of them increase, but photoelectric current remains। ये बात गलत कह दी बेटा, photoelectric current remains unchanged, बिल्कुल गलत बात है। photoelectric current हमारी डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, यानी कि ये पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या कहता है
द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बिल्कुल बात सही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, a body thrown vertically upward, which of the following graphs represent the velocity of the body with the time correctly? Okay, देखो ऊपर की तरफ फेंका गया है तो बॉडी पहले ऊपर ऐसे जा रही होगी बेटा, किसी वेलोसिटी u से तुमने फेंक दिया होगा, तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी v इक्वल टू हो जाएगी u माइनस जी इंटू टी के इक्वल, ये इक्वेशन बनेगी। थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, देन नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगेगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ये गलत है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इसकी अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल यही ग्राफ बनेगा। एक बार टी को जीरो पुट कर दिए, एक बार बी को जीरो पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा इसका है ऑप्शन नंबर 4, v इक्वल टू u माइनस जी टी की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 25, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज ए स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो बेटा ये तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होती है a1 v1 इक्वल टू a2 v2, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वहां पर वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, वो हमारा होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। सो करेक्ट ऑप्शन है 25 का, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर is charged with 6 microcoulomb. The surface charge density on the cube, भैया देखो सरफेस चार्ज, ये जैसे आपके पास क्यूब है, इस क्यूब में जो फेसेस होते हैं वो होते हैं 6 फेसेस होते हैं। इसकी साइड, इस पे चार्ज दे रखा है 6 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना है? 6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 कूलम। अच्छा, इसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 पावर माइनस का 2 मीटर। अब तुमसे क्या कहा गया है? तुमसे कहा गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 इंटू ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्यूब में जो नंबर ऑफ फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं। क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 इंटू एरिया आपका साइड दे रखी 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कर दीजिए, 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/25 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, या 0.04 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, या 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है? तो देख रहे हैं 26 का फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 27 है, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट से एक बॉडी को गिराया गया है, यहां से कहीं से 10 मीटर की हाइट से बॉडी को गिराया गया है, ठीक है भैया। तो जब इसको गिराया गया है, इसका मतलब इसका U 0 होगा, यहां पर इसके पास केवल होगी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि mgh से mg इंटू 10 के इक्वल होगी। कहते हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लॉसेस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। यहां पर स्ट्राइक करते समय ये अपनी काइनेटिक एनर्जी का 50% लॉस कर देता है। द हाइट अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रिबाउंस फ्रॉम द ग्राउंड, तो बची हुई एनर्जी के साथ, सपोज ये आपका बची हुई एनर्जी के साथ किसी हाइट h तक ऊपर जा रहा है, तो जब अगेन मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh के इक्वल। अब ये ध्यान रखो, बची हुई एनर्जी, यहां पर इसके पास mg इंटू 10 एनर्जी थी, यहां पर आधी एनर्जी इसकी लॉस हो गई है। तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो mgh बराबर हो जाएगा, ये फाइनल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी क्या थी? mg इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आधी एनर्जी के साथ ये ऊपर जा रहा है, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहां से 5 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg अबाउट xy इज 5 मीटर। ओके, इसके अबाउट इसकी जो रेडियस ऑफ gyration है वो है 5 मीटर के इक्वल, ठीक है। एज शोन इन फिगर द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ओके, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, जो स्फीयर है इसकी रेडियस ये जो r है, r गिवन है बेटा तुमको 5x अपॉन √7 मीटर, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछी है। देखो भैया इस एक्सिस के अबाउट जरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, स्फीयर का, इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं 2/5
एम आर स्क्वायर होता है। तो अगर ये डिस्टेंस देखें तो ये आर है, तो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक्स वाई के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स वाई, वो हमारा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के साथ, जो कि एम के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, जहां के है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहां से बेटा 7/5 एम आर स्क्वायर की वैल्यू एम के स्क्वायर हो जाएगी, एम से एम कैंसिल हो गया, 7/5 रेडियस का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू के है 5, तो 5 का स्क्वायर अगेन 25 हो गया, 25 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, यानी यहां से x की वैल्यू आपकी √5 के इक्वल आ रही है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, ए यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ लेंथ L लेंथ का वायर है, हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। Now the wire is stretched to a length 2L and then bent to form a perfect circle. The equivalent resistance across any arbitrary diameter of that circle is, देखो भैया जो R है वो प्रोपोर्शनल होता है L स्क्वायर के, राइट। तो R डैश आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2L का होल स्क्वायर, जब डिवाइड करेंगे तो R डैश अपॉन R इक्वल आ जाएगा 4K, यानी कि R डैश की वैल्यू 4R से R डैश की वैल्यू आ गई कितनी, 40 ओम के इक्वल आ गई बेटा आपकी R डैश की वैल्यू। अब इन्होंने कहा है इसको एक परफेक्ट स्फीयर के फॉर्म में बेंड कर दिया, और कोई भी इसके 2 डायमीटर है, कोई इसके 2 डायमीटर है, ये मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है कोई भी इसका, उसके क्रॉस का रेजिस्टेंस निकालना है, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो देखो भैया देखिए ध्यान से, आर्बिट्रेरी डायमीटर दिया कहीं पर भी किसी पॉइंट पे, तो अगर टोटल का रेजिस्टेंस 40 ओम का था तो बेटा ये 20 ओम बचेगा और ये 20 ओम बचेगा। अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो अगर हम आर ए बी निकालेंगे तो वो 20 × 20 अपॉन 20 प्लस 20 हो जाएगा 400 अपॉन 40 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 10 ओम। सो करेक्ट ऑप्शन है 29 का फर्स्ट। मूव करते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30, वाटर इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज ऑफ इट्स हाई थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। गलत बात है, हाई थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट नहीं होता, राइट। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यस वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है, राइट। चाहे मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं बच्चों। जय हिंद। रीनीट के पेपर में अभी 30 तक के क्वेश्चन आपको डिस्कस हो चुके हैं। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो 2 सॉलिनाइड हैं ए और बी, मेड फ्रॉम सेम मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर एंड इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस। तो ये सब दिया है। पहले मुझे फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म की सॉलिनाइड की म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, जिसको सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट करते हैं, ये फॉर्मूला ये होता है। अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको सर लोगों ने क्लास में कराया होगा, डेरिवेशन हम नहीं कराएंगे। तो 2 सॉलिनाइड हैं, एक ए है एक बी है, और दोनों के म्यू नॉट और म्यू आर, अगर कोई सब्सटेंस भी है तो म्यू आर जुड़ जाता है, तो म्यू आर बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर है। तो दैट इज इक्वल टू Na² अपॉन Nb² और La अपॉन Lb। अब हम बस सभी की वैल्यूज रख देंगे इसमें। देखें क्या क्या दिया है। लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो अगर बी की लेंथ L है तो ए की 2L है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी, तो अगर ए के नंबर ऑफ टर्न्स n है तो बी के 2n है।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1:2 आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई इसमें नहीं था। और यहाँ पर देखिए ये लेमडा के बारे में कुछ फैक्ट दिए हैं और हमें मालूम है कि E बराबर होता है hc अपॉन लेमडा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है सपोज, तो जो ये एनर्जी डिफरेंस होगा E दैट विल बी इक्वल टू होगा hc अपॉन लेमडा। तो अब हम तीनों के लेमडा निकाल लेते हैं। लेमडा 3, तो ये एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, ये -4e है, ये 2e है, तो 2e माइनस 4e, तो 2e बराबर हो जाएगा hc अपॉन लेमडा 3। लेमडा 2 है, -2 में से -3 घटाएंगे तो E बराबर hc अपॉन लेमडा 2। और लेमडा 1 है, ये देखिए हमारे पास -5/2 है तो -1.5, और ये है 4e, तो -1.5e -4e, तो ये बनेगा 4e माइनस 1.5e, दैट इज 2.5e। तो 2.5e इज इक्वल टू hc बाई लेमडा 1। अब देखिए इसमें क्या क्या करना है। तो अगर एनर्जी डिफरेंस बड़ा है तो लेमडा छोटा होगा, तो लेमडा 3 और लेमडा 2 में अगर रिलेशन देखें तो लेमडा 3 छोटा होगा और लेमडा 2 बड़ा होगा, क्योंकि लेमडा 2 बराबर hc अपॉन ई और लेमडा 3 बराबर hc अपॉन 2e। तो ये पहला गलत हो गया, लेमडा 3 छोटा है, लेमडा 3 छोटा है। और लेमडा 1 और लेमडा 2 में कौन छोटा है, तो जाहिर है कि लेमडा 1 छोटा है, क्योंकि ये वाला एनर्जी गैप ज्यादा है, लेमडा 2 का एनर्जी गैप कम है, तो ये भी गलत है। तो ले दे करके चौथा आंसर सही होता है। और लेमडा 2 और लेमडा 3 इन दोनों में भी अगर गैप निकालेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए 33 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ए स्क्वायर अपॉन बी की डायमेंशन निकालनी है। तो ए स्क्वायर अपॉन बी की डायमेंशन अगर आप निकालते हैं तो ये हमारे पास याद रखना ये एनर्जी है, तो हम इसको E लिख देते हैं। E बराबर ax स्क्वायर अपॉन √x प्लस बी। तो B की डायमेंशन तो यहीं से पता चल गई, डायमेंशन ऑफ B है L की पावर 1/2। शायद मैंने गलत किया, √x और ये L की पावर 1/2 है, सही किया था। अब हमें A की डायमेंशन निकालनी है, तो E की डायमेंशन है ml स्क्वायर t-2 एनर्जी की डायमेंशन, इन दोनों की डायमेंशन है L की पावर 1/2। भाई इसकी भी डायमेंशन वही है, इसकी भी वही है, बराबर हो जाएगा A, और x स्क्वायर की डायमेंशन है L स्क्वायर, तो L स्क्वायर कैंसिल हो गया और डायमेंशन ऑफ A मेरे पास आ गया m L की पावर 1/2 और t की पावर -2। डायमेंशन का ही क्वेश्चन है लेकिन उन्होंने न्यूमेरिकल की तरह कैलकुलेशन कर लिया है। अब a स्क्वायर अपॉन b की डायमेंशन, तो a की डायमेंशन का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर
एल टी माइनस 4 डिवाइडेड बाई बी की डायमेंशन एल की पावर 1/2, तो ये आ गया एम स्क्वायर एल की पावर 1/2 टी की पावर -4। देखो ये बन रहा है थर्ड वाला ऑप्शन, तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। स्लाइड भी ए स्क्वायर अपॉन बी, हाँ ठीक है। ये देखिए 2 डायमेंशनल मोशन पार्टिकल है, तो ये तो एक्चुअली एम्पलीट्यूड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है I + 2j और a cos ओमेगा t। तो यानी जो हमारे पास ये एम्पलीट्यूड है या डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस लाइन के अलोंग है, I + 2j। तो ये I है, ये 2j है, ये वाली लाइन ये बनी, और इसके अकॉर्डिंग ये वाला पार्टिकल SHM कर रहा है, और SHM कर रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन पाथ है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन है। टी कुछ भी हो, वेक्टर वाली डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग रहेगी, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। तो पैराबोलिक और इलिप्टिकल पाथ तो है नहीं, और SHM का इक्वेशन है तो दोनों ही होंगे, पीरियाडिक और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टडी स्टेट की करंट निकालनी है, तो स्टडी स्टेट में कैपेसिटर से करंट नहीं जाएगी, करंट का पाथ बैटरी से होता हुआ 3 ओम के रजिस्टर से चला जाएगा। तो टोटल ईएमएफ 10 वोल्ट, ये तो बेकार हो गया क्योंकि इससे करंट नहीं जा रही है। टोटल रेजिस्टेंस 3 + 2 ओम, तो आंसर बराबर 2 एम्पियर, ये 5 हुआ, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आइए, इसके लिए रेड पेन ही ले लिया जाए। ये कुछ फॉर्मूले हैं और मैच कराए गए हैं। तो फील्ड इनसाइड द सेल 0 होती है। अगर कोई ये चार्ज स्फेरिकल सेल है तो इसके अंदर फील्ड 0 होती है, तो ए का आंसर तो फोर्थ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेकंड, और ये दिख नहीं रहा है ठीक से, ये ऑप्शन छुप गया है इसके आगे, तो ये आंसर मैं पेपर से देख के लिख देता हूं, इसीलिए मैं पेपर भी साथ रखता हूं। ये जो फोर्थ वाला छुप गया है, ये फोर्थ ऑप्शन है। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। खैर अब देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ए का आंसर हमारे पास फोर्थ है, तो सेकंड नहीं हो सकता, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, और ये फोर्थ वाला भी नहीं ही हो सकता है। होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा, और ये दोनों पॉसिबल हैं। अब हम मिलाएंगे कौन सा, देखो ये दोनों तो थर्ड सेम है, तो सी या डी को देखेंगे। तो सी है फील्ड ऑफ ए थिन शेल एट द सरफेस। तो एट द सरफेस पर जो हमारे पास शेल की फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², और अगर डायरेक्शन लगाएंगे तो आर कैप लिख देंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड और निगेटिव है तो इनवर्ड। तो मेरे पास ये फील्ड आउटसाइड, फील्ड एट द सरफेस ऑफ थिन शेल, ये सेकेंड ऑप्शन है। तो सी का सेकेंड वाला, थर्ड ऑप्शन ये सही हो जाएगा। हमने वही मिलाए जो डिफरेंट थे। अगर मैं चालाक होता तो मैं सीधे सी को मिला लेता, ये दोनों डिफरेंस है, क्योंकि सी में पहले में 1 है, दूसरे में सेकंड है, तीसरे में थर्ड है, ये सेकंड है। तो बहरहाल हमने पहले ए किया, वो तुरंत दिख रहा था, तो ये दो पॉसिबिलिटीज थी। बी वाला हमने मिलाया ही नहीं, चेक कर लो। फील्ड आउट द इसी शेल, ये r² हो जाएगा, तो बी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूले मिलाने थे। मैचिंग टाइप में इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हो। इसके बाद कहते हैं वैल्यू ऑफ आर, जिससे कि 5 ओम में कोई करंट ना बहे।
तो उसके लिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, बैलेंस होना चाहिए। तो दिस अपॉन दिस R अपॉन 1 बराबर 4 अपॉन 2, तो R बराबर 2 ओम होना चाहिए। ये फोर्थ ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट में आइए। सीरीज मिलानी है। बामर सीरीज तब होती है जब फाइनल ऑर्बिट n बराबर 2 होती है। तो लाइमन के लिए n बराबर फाइनल ऑर्बिट 1 होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर से फर्स्ट में गिरता है तो लाइमन होती है, सेकंड में गिरता है तो बामर होती है। लाला बद्री प्रसाद बुरे फंसे हैं, तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। तो ब्रैकेट के लिए ये 4 होता है और फुंड के लिए ये 5 होता है। तो लाइमन से कौन मैच, बामर से कौन मैच किया? बामर जहां 1 लिखा है तो A का 1 हो जाएगा, और नहीं, बामर के लिए फाइनल 2 होता है तो फोर्थ हो जाएगा A का। और देखो A का फोर्थ आते ही ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चले गए, थर्ड ऑप्शन ही है, बाकी मैच कर लो। लाइमन के लिए 1 और ब्रैकेट के लिए सेकेंड यानी 4 और फुंड के लिए थर्ड यानी 5। एक को मिलाते ही सारे आंसर मिल गए। तो पूरा करने की जरूरत आपको नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप अपने विश्वास के लिए करते रहिए, लेकिन वहां पे थोड़ा फास्ट करना पड़ता है। वर्नियर कैलिपर्स 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, जो मेन स्केल डिवीजन है जिसको हम लोग S कहते हैं, वो 1 mm है। और 20 डिवीजन आर दी वर्नियर स्केल। तो वर्नियर डिवीजन के 20 डिवीजन 16 मेन स्केल से मिलते हैं, तो 16 इंटू S के बराबर हो गया। तो V बराबर हो जाएगा 16 और ये है 1 mm अपॉन 20, तो काट दीजिए 0.8 आ जाएगा, 8/10, 0.8 mm आ जाएगा। यहाँ पे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला S/N नहीं चलेगा, ये सिर्फ तब चलता है जब वर्नियर के 9 मेन के 10 से, वर्नियर के 10 मेन के 9 से मिले, या वर्नियर के 20 19 से मिले, यानी इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर ये 1 का डिफरेंस नहीं है तो फॉर्मूला होता है S - V। S था 1 mm और वर्नियर था 0.8 mm, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 0.2 mm और ये आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट में आइए। एक ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट h अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड से h हाइट से गिरा, मान लो t टाइम पे पहुंच गया, तो h बराबर हाफ GT² आ गया। कहते हैं लास्ट 1 सेकेंड में ये 5/9 h गिरता है। तो लास्ट 1 सेकेंड होता है t से t-1 वाला, इसमें गिरता है ये 5/9 h। तो यहां से यहां तक गिरने में इसको कितना टाइम, कितनी डिस्टेंस है, h - 5/9 h, तो ये आ जाएगा 4/9 h। तो पूरा h गिरने में t टाइम लगा है और 4/9 h गिरने में t-1 का टाइम लगा है। t-1 का स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, 9/4, h से h तो कट जाएगा, बराबर t² अपॉन t-1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें, 3/2 बराबर t अपॉन t-1, तो 3t - 3 बराबर 2t। तो बेटा t बराबर 3 सेकेंड हो गया और हाइट h निकालनी है, तो t का मान ये रख दीजिए, तो हाफ g की जगह 10 और 3 का स्क्वायर, तो 9×5 = 45 मीटर टोटल हाइट हो गई। टोटल गिरने का टाइम पहले ही निकल आया था, वो पूछा नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर 41 में ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगी स्लोप 8 - 4 और बटे 4 - 1, तो ये वेलोसिटी आ गई 4/3।
ये आपकी वेलोसिटी आ गई 4/3। अब पूछ रहा है मोमेंटम, तो मोमेंटम होता है P बराबर mv, तो मास है 6 kg का और वेलोसिटी है 4/3, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया इसका। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है, और इसका आंसर अगर गलत दिया गया होगा तो सही करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट में, ये थ्योरेटिकल है, ये सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन E क्रॉस B के अलोंग होती है, और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं कि अगर ये मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन के लिए ये दोनों R1 और R2 भी बराबर होते हैं, और इनका सम R1 प्लस R2 बराबर a/2 होता है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो स्नेल्स लॉ से ये I और I डैश भी आपस में बराबर ही होंगे। फर्स्ट वाला रिलेशन है, थ्योरी का क्वेश्चन था। A glass tube partially filled with water represents open argon pipe, तो अगर ये वाटर भर दिया गया है तो ये एंड क्लोज हो गया, पहला वाला आंसर गलत हो गया। The open end corresponds to एंटीनोड, और इसके बारे में वी आर नॉट श्योर कि किस वेव के बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेव लेंगे तो इसको एंटीनोड कहते हैं, इसे नोड बनेगा। और अगर हम प्रेशर वेव के रूप में साउंड को देखते हैं तो प्रेशर वेव का यहाँ नोड बनेगा और यहाँ एंटी नोड बनेगा। तो जब तक ये ना क्लियर किया जाए कि ये किस वेव के नोड और एंटी नोड है, वो प्रेशर के पूछ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के पूछ रहे हैं, तब तक वी आर नॉट श्योर, तो इसको हम लोग गलत ही मानेंगे। तो इसका आंसर आएगा assertion and reason both are false। याद रखिए कि जहां डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड बनेगा ओपन एंड पे, वहां प्रेशर वेव का नोड बनता है। ये चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड नेचर। नो, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा बराबर h/p, और मोमेंटम का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, यह गलत हो गया। द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इन सब एटॉमिक डोमेन इज सिग्निफिकेंट, बिल्कुल सही है। अगर वेवलेंथ छोटी होती है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में ये हो जाती है, तो इसका आंसर मेरे पास फोर्थ वाला रहेगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। आप जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ही फिर वो बोर्स ने यूज करके स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था। तो जहां पे वेवलेंथ छोटी होती है, डिस्टेंसेस छोटी होती हैं, वहां डी ब्रोगली वेवलेंथ का महत्व बढ़ जाता है, और जहां डिस्टेंसेस बड़ी होती हैं वहां कम हो जाता है। ये आपका ग्राफ है, किताबों में बनाया रहता है, इसको देख लीजिए, दोनों ग्राफ देख लीजिए, u और v का ग्राफ भी देख लीजिए, 1/v और 1/u का भी देख लीजिए, दोनों कॉम्बिनेशन के लिए आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आइए, मैग्नेटिक आयरन, एक मैग्नेटिक आयरन बार है, इसकी लेंथ L है और मैग्नेटिक मोमेंटम है, माना पोल स्ट्रेंथ म्यू है, तो m बराबर म्यू इंटू L हो जाएगा। इसके बाद इसको सेमी सर्किल में मोड़ दिया गया तो पाई r बराबर L हो जाएगा, और r बराबर हो जाएगा L/पाई। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो म्यू तो वही रहा और इनके बीच की डिस्टेंस 2r हो गई, तो 2 म्यू और r की जगह रख दो L/पाई, तो म्यू इंटू L की जगह m आ जाएगा, तो ये 2m/पाई हो गया, फोर्थ आंसर। ये देखिए ब्रेविस्टर एंगल, ये कह रहे हैं क्वेश्चन, इफ एन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 at Brewster angle, the angle of refraction is,
तो ब्रूवेस्टर एंगल के लिए मुझे मालूम है tan IP बराबर म्यू होता है, तो IP निकाल लो, tan IP बराबर √3 हो गया, तो IP बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब तुम्हें रिफ्रैक्शन एंगल चाहिए, तो I तो 60 डिग्री है, साइन R यानी R निकालना है, और बराबर म्यू ये भी होता है, तो साइन 60 होता है √3/2 और बराबर √3 इंटू साइन R, तो साइन R बराबर हो जाएगा 1/2, तो R इज इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट slab of dielectric constant 3 having the same area of cross section as that of parallel plate capacitor but of thickness 3/4 of the separation of the plate। तो ये मैंने एक कैपेसिटर प्लेट मानी, इनके बीच की डिस्टेंस d मानी, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 3 है और इसकी विड्थ है 3/4d। अब देखें ये क्या कह रहे हैं, इंसर्टेड इनटू द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर डाल दिया गया, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक टू दैट विद डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे बैटरी का कहीं उल्लेख नहीं है, तो कैपेसिटर चार्ज होगा और वो चार्ज कहीं आ नहीं जा सकता, तो चार्ज कांस्टेंट है, तो चार्ज इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी C1V1 बराबर C2V2 होगा। तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मतलब V1 और विद डाइलेक्ट्रिक का मतलब V2 बराबर हो जाएगा C2/C1। तो पहली वाली कैपेसिटी हमने C मान ली जब ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट नहीं डाला गई थी, और जब डालेंगे तब इसका फॉर्मूला C2 बराबर हो जाएगा, आपको फॉर्मूला मालूम है A∈0 अपॉन T/K प्लस D-T होता है। तो ε0 और T की जगह रख देंगे 3/4 अपॉन 3D और प्लस D-3/4D। तो कितना आया भाई, ये 3 से 3 कट गया, A∈0 और ये आ गया D/4 और ये भी आ गया D/4, तो ये 4 ऊपर चला गया, 2D/4 आ गया, तो A∈0 अपॉन D/2, तो A∈0 D और ये 2C/2C हो गया, तो C2 इज 2C और C1 इज C, तो दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस 2:1, फोर्थ आंसर आ गया। नेक्स्ट चलिए, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सरफेस टेंशन लिक्विड का डिक्रीज करता है, बहुत ही सिंपल सा आंसर था। ये रीनीट हो ना हो, न्यूलाइट आपके प्रयास के लिए जुटा हुआ है, इसके लिए हम स्पेशली थैंक्स बोलते हैं सिंह सर को, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, जिनका सपना है कि डॉक्टर सब बने, सबको पढ़ने का अधिकार हो। लोगों यहाँ नहीं लगा है लेकिन मैंने मोटो बोल दिया है, और उन्हीं से ये रीनीट अब होगा कि नहीं होगा ये तो बेटा परसों कोर्ट में डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन आप जुटे रहिए। अगर हो जाता है तो न्यूलाइट ने आपकी तैयारी शुरू कर दी है, और अगर नहीं कराता है तो फिर अगले साल के लिए चलेंगे। तो थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल फ्यूचर।